जैन साथियों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मानवता क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड में परमार वंश, जिसे हम पंवार वंश भी कहते हैं। और पिछली कक्षाओं में हमने अपने परमार वंश के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। और आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है उत्तराखंड में परमार वंश का शासन और प्रशासन। तो ज्यादा नहीं कहते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ। तो हमने देखा था कि हमारे उत्तराखंड की इस भूभाग पर एक जगह तुम्हारे पास परमार वंश, एक जगह तुम्हारे पास चंद वंश यहाँ पे शासन कर रहे थे। जिसमें कि हमने देखा था कि परमार वंश में किस प्रकार से यहाँ पे धार नगरी से तुम्हारे पास कौन आते हैं, कनकपाल आते हैं और यहाँ पे परमार वंश की नींव रखते हैं। और अजय पाल यहाँ पे 52 गढ़ों को विजिट करके यहाँ पे गढ़वाल नाम देते हैं। और यहाँ पे लास्ट हमारे कौन थे, वर्धमान शाह, जो कि 14 मई 1804 के खोबड़ा युद्ध में किनसे, गोरखाओं से यहाँ पे परास्त हो गए थे। और जिस कारण से यहाँ पे हमारे कुछ समय के लिए परमार वंश का यहाँ पे समाप्त हो जाता है और यहाँ पे गोरखा शासन की नींव नींव पड़ती है। और अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है उत्तराखंड में परमार वंश का शासन और प्रशासन। देखो, दो चीजें होती है, ठीक है, शासन और प्रशासन। एक चीज शासन क्या करता है, नियम बनाता है, ठीक है, नियम कानून बनाएगा। और प्रशासन तुम्हारा क्या करेगा, उन नियम कानून को जनता पर अप्लाई कराता है, ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारे अब सबसे पहली बात, जो हमारे पास परमार वंश था, देखो अभी जैसे हमारा जो अभी हमारा शासन है वो तुम्हारे पास कैसे है, लोकतंत्रात्मक, ठीक है। कैसे है, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब तुम्हारा क्या होता है कि जो तुम्हारे पास देश का मुखिया होगा, चाहे तुम्हारे पास राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, वो तुम्हारे पास एक जनता के वोट के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं, उस टाइम पे तुम्हारे पास कैसा था, राजतंत्रात्मक। तो उस टाइम की तुम्हारे पास शासन प्रणाली तो तुम्हारी कैसी थी, थोड़ा सा लिख देना उसको, राजतंत्रात्मक वंशानुगत प्रणाली, ठीक है, वंशानुगत शासन प्रणाली, ठीक है। तो उस टाइम अगर अगर आगे की परमार वंश की शासन प्रणाली तुम्हारी कैसे थी, तो लोकतंत्रात्मक न होकर के राजतंत्रात्मक वंशानुगत प्रणाली थी। वंशानुगत का मतलब होता है जो राज्य का राजा होगा वो तुम्हारे पास राजा का ज्येष्ठ पुत्र होगा, जिसे हम ज्येष्ठाधिकार भी कहते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। और उस टाइम पे तुम्हारे पास सबसे बड़ा पद था तुम्हारे पास किसका था, राजा का था, ठीक है। फिर एक तुम्हारे पास स्मारक है, मुख्तार, क्या रखा है, मुख्तार, ठीक है। देखो, इससे पहले जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, जयकृत साहब पढ़ा रहा था, उस टाइम पे एक नाम आया था वहां पे कृपाराम डोभाल, ठीक है। तो मैंने कहा था कि तुम्हारे पास क्या वहां पे मुख्तार है, ठीक है। तो उस टाइम पे मुख्तार को कहते हैं हम तुम्हारे पास महामंत्री, क्या कहते हैं, महामंत्री, ठीक है। कहीं कहीं उसको तुम्हारे पास प्रधानमंत्री कर गए प्रधान, ठीक है। सारे काम ये देख रहे हो उस टाइम पे, ठीक है। राजा का एक प्रकार के हम सलाहकार कह सकते हैं उसको, ठीक है। फिर तुम्हारे पास कौन है, वजीर है। अब देखो, जितना भी शासन प्रशासन, ठीक है, जितने भी इतने सारे लोग हैं, ठीक है। कोई तुम्हारे पास सेना का देख रहा है, कोई वित्त का देख रहा है, ठीक है, कोई तुम्हारे पास राजस्व विभाग देख रहा है। तो उन सभी का सर्वोच्च प्रशासन अधिकारी तुम्हारे पास कौन था, वजीर था, ठीक है। तो इसमें एक बात लेना, इस प्रशासनाध्यक्ष, ठीक है, प्रशासनाध्यक्ष। तो अगर मैंने मिला के लिख दिया उसको, प्रशासनाध्यक्ष, ठीक है। कौन था, वजीर था, ठीक है। सभी जितने भी तुम्हारे पास प्रशासन है उनका तुम्हारे पास क्या था, अध्यक्ष था, ठीक है। तो अगर आप लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ते होंगे तो वहां पे नाम हमको मुगल काल से लेकर के एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वजीर, क्या है, वजीर। मतलब कि जो तुम्हारे पास राजा के सबसे करीबी रहता था, उनको तुम्हारे पास नीतियों को बताता था, किसको, राजा को, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा कौन था यहाँ पे, वजीर, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक है दीवान, कौन है, दीवान सबसे इंपॉर्टेंट है। दीवान को हम कहते हैं सेनापति, क्या कहते हैं, परमार वंश में दीवान को तुम्हारे पास क्या कहते थे, सेनापति कहते थे। और कुछ कुछ बातों में ये कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में तुम्हारे पास वहां पे वित्त मंत्री का कार्य भी करता था। तो तुम्हारा कौन, दीवान, कौन, दीवान। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, जब यहाँ पे बक्सर का युद्ध होता है 1764-65 में समथिंग, ठीक है। तो उस टाइम आप लोग देते होंगे कि यहाँ पे जो तुम्हारे पास मुगल बादशाह थे, उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ पे उड़ीसा की, ये बंगाल की तुम्हारी क्या दी थी, दीवानी, क्या दी थी, दीवानी। तो दीवान, दीवानी मतलब कि किसी दीवान, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का दीवान बना देना, वहां की दीवानी दे देना, मतलब होता है कि वहाँ जो क्षेत्र है वहाँ उस राज्य के अंतर्गत पड़ने वाले उस पर्टिकुलर क्षेत्र में वहां पे जो तुम्हारे पास टैक्स कलेक्ट करने का तुम्हारे पास जो काम था वो तुम्हारे पास किसका था, दीवान का था। और उसको तुम्हारे पास उस पर्टिकुलर क्षेत्र का सेनापति भी बना दिया जाता था, ठीक है। इसलिए याद रखने की दीवान को तुम्हारे पास क्या कहते हैं, सेनापति। फिर तुम्हारे पास एक है इसमें बख्शी, क्या है, इसका काम तुम्हारे पास क्या था, जो तुम्हारे पास उस टाइम पे वो थे ना, दूत होते हैं, ठीक है। मतलब कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाना। तो उनको दूतों को एक जगह से दूसरे जगह तुम्हारे पास कौन पहुंचाता था, बख्शी, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं दूत प्रेक्षणिक का कार्य, ठीक है। दूत प्रेक्षणिक का कार्य तुम्हारे पास कौन कर रहा था,
बख्शी क्या करता बख्शी। और आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते होंगे इंडिया की, तो उसमें बख्शी का तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट काम तुम्हारे पास क्या होता है, जो तुम्हारे पास सेना होती है ना, सेना, उन सेना में तुम्हारे पास जो तुम्हारा सर्वोच्च अधिकारी है उसे क्या कहते हैं बख्शी। मतलब कि उस सेना में तुम्हारे पास उनको कितना वेतन देना है, ठीक है, कहाँ उनकी ड्यूटियों को, कहाँ उनको नियुक्त करना है, वो तुम्हारे पास किसका काम था, बख्शी का काम था। लेकिन परमार वंश में इस बख्शी को तुम्हारे पास क्या कहते थे, दूध प्रेक्षणिक कहते हैं, क्या कहते हैं, दूध प्रेक्षणिक, ठीक है, मतलब कि दूध को भेजने वाला, इसमें थोड़ा सा लिख देना, दूध को भेजने वाला, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, एक क्वेश्चन आता है कभी यहाँ से, ठीक हो गया। फिर तुम्हारा क्या है, नेगी, जो तुम्हारे पास नेगी है वो तुम्हारे पास कौन होता था। अब देखो उस टाइम पे जैसे मैंने कहा उत्तराखंड है, उत्तराखंड तुम्हारे पास क्या चल रहा, परमार वंश चल रहा, ठीक है। और इस उत्तराखंड में जब यहाँ पे परमार वंश चल रहा है, तो ये तो पूरा तुम्हारा एक क्षेत्र था ना, पूरा राज्य था, तो कोई अगर एक पर्टिकुलर क्षेत्र हो गया, ऐसे तो तुम्हारे पास बहुत सारे क्योंकि तुम्हारे पास क्षेत्र होंगे ना, अलग अलग क्षेत्र होंगे, तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र मैंने मानवाद ये ले लिया तुम्हारे पास कौन सा, उत्तरकाशी का रवाई क्षेत्र के ले लिया, उत्तरकाशी का रवाई क्षेत्र ले लिया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में तुम्हारे पास मुख्य लोग रहते हैं, उनको हम कहते हैं नेगी, क्या कहते हैं नेगी, जो कि इस एक पूरे पर्टिकुलर क्षेत्र का प्रतिनिधि करते थे। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे, जैसे हमारे पास कोई जिला है, ठीक है, और जिले में आप लोग देखते होंगे कि हमारे पास क्या है, वहाँ पे जिला अध्यक्ष होता है, ठीक है, मतलब कि उस पूरे जिले का प्रतिनिधित्व कौन करता है तुम्हारे पास, जिलाधिकारी करता है, ठीक है। पूरे राज्य तुम्हारे पास कौन करता है प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, कौन करता है मुख्यमंत्री। और जैसे हम बोलते हैं कि जैसे अब एक सपोज आपका कोई गांव है, ठीक है, आपके गांव में सभी लोगों का तुम्हारा प्रतिनिधि तुम्हारे पास कौन है, प्रधान कौन है, ग्राम प्रधान है। अब तुम्हारे गांव में सपोज दैट कोई मेला हो रहा है, या किसी कोई विजिटिंग कर रहा है, ठीक है, कोई यहाँ पे बड़ा अधिकारी आ रहा है, ठीक है, कोई मंत्री आ रहा है, तो वो मतलब कि अगर आएगा तो किसकी परमिशन लेगा, पूरे गांव वाले से थोड़ी पूछेगा ना, किससे पूछेगा, ग्राम प्रधान से। मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र का प्रतिनिधि तुम्हारे पास जो करता था उस टाइम पे, उसे कहते थे हम नेगी। तो इसमें लिखना है क्षेत्रीय प्रतिनिधि कौन था, नेगी, नेगी जाति का, ठीक है। जब मैंने आपको इससे पहले उसमें दिखा था कि वो तुम्हारे पास जैकलिन साकी, उसमें यही नेगी लोग हैं जो कि तुम्हारे पास वहाँ के कागे देहरादून के फौजदार को बुला के आए थे कि हमारे यहाँ पे क्या हो गया, संकट हो गया। वो तुम्हारे पास कौन थे, नेगी जाति थे, ठीक है। एक तुम्हारे पास है चरण, क्या है, चरण, चरण तुम्हारे पास क्या होते थे, देखो इस पे लिखना तीव्र संदेश वाहक। अब देखो आज के डेट में सपोज मांगे चलो, ये तुम्हारे पास उत्तराखंड है, ठीक है, यहाँ तुम्हारे पास कौन है, चाइना, क्या है, चाइना, ठीक है। और राजधानी तुम्हारे पास क्या है, राजधानी दिल्ली में, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे चाइना ने तुम्हारे पास कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है, या बोर हो गए, तो हमारे यहाँ से संदेश कैसे पहुंचाएंगे, इंटरनेट, कैसा है, इंटरनेट, या टेलीफोन से करेंगे, कैसे करेंगे, टेलीफोन करेंगे वहां से, या फिर मेल करेंगे, करेंगे मेल करेंगे। तो उस टाइम तो इतना मॉडर्न तो हुआ नहीं था ना, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, तो उस टाइम पे तुम्हारे पास संदेश वाहक होते थे। लेकिन संदेश को, लेकिन एक होता तुम्हारे पास, हमको क्या करना है, आप संदेश हमको तीव्र पहुंचाना है, क्या करना है, तीव्र पहुंचाना है। अगर कहीं ऐसी घटना हो गई, कहीं आपदा आ गई, ठीक है, कहीं युद्ध हो गया, तो राजा तक उस वहाँ पर्टिकुलर क्षेत्र के वहाँ के सूचना को किसी स्थान तक या राजा तक तीव्र पहुंचाना, उससे हम क्या कहते हैं, चरण, क्या कहते हैं, चरणों। तो जो उस व्यक्ति को तुम्हारे पास कहते थे चरणों, तीव्र संदेश वाहक। एक तुम्हारे पास है चोपदा, क्या है, इसमें लेना है जो राजा के साथ क्या होगा, राजा के साथ दंड लेकर चलने वाला, चलने वाला। कुल मिलाकर के चौकीदार का मतलब होता है कि जो तुम्हारे पास राजा के बगल में चलता है, ठीक है। जैसे आप लोग अभी देखते होंगे, जैसे कोई प्रधानमंत्री है, कोई मंत्री है, ठीक है, तो उसके साथ बगल में तुम्हारे पास कौन चलता है, कोई कैप्टन बैंक का कोई क्या चलता है, अधिकारी चलता है ना, आर्मी का, कोई एयरफोर्स का, ठीक है। तो वो क्या मतलब कि उससे रिप्रेजेंट होता है कि हाँ कि भाई ये तुम्हारे पास कौन होंगे, प्रधानमंत्री या राजा होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी कोई मंत्री आ गया तो जरूरी नहीं है कि हम किसी इतने बड़े देश के सभी मंत्रियों को जानते होंगे, ठीक है, लेकिन उनके साथ चलने वाली जो फ्रेट चलती है, उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तुम्हारे पास क्या होंगे, राजा होंगे। तो राजा के साथ जो तुम्हारे पास एक मतलब उस टाइम पे मानते थे कि सोने के दंड को लेकर के चलते थे तुम्हारे पास, उनका नाम उनको क्या कहते हैं, चौबदार। एक तुम्हारे पास है लेखवार, लेखवार का मतलब तुम्हारे पास जो ताम्र अभिलेख होते हैं ना, ताम्र अभिलेखों को लिखने वाला, ताम्र अभिलेखों को लिखने वाले को हम क्या कहते हैं, लेखवार कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा क्या है, शासन है, ठीक है। तो तुम्हारे पास पहले कौन, मतलब कि उस टाइम पे तुम्हारे पास क्या थे, पद, क्या थे, पदाधिकारी, इन पदों के अधिकारी, इतने सारे हमारे पास पद थे उस टाइम पे, किन पे, परमाणु में। पहले कौन तुम्हारा राजा है, फिर
मुख्तार, फिर वजीर है, फिर दीवान, फिर बख्शी, नेगी, चणू, चौबदार, लिखवार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना ही है, ठीक है, बहुत सारे नाम है। आप लोगों को मैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे लिखा रहा हूँ। और आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास जो कोई सी भी किताब है, चाहे किसी के पास परीक्षा है, किसी के पास BS नहीं है, किसी के पास अजय रावत है, ठीक है, किसी के पास यशवंत सिंह कटोच की बुक है, सब ने क्या करना है कि पूरी किताबों को देखना है, जो जो नई चीजें आपको मिलती है उसको अपने इस नोट्स में ऐड करते जाना है। क्या कर जाना है, ऐड करते जाना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल ये मत कहना कि भाई पढ़ाई में से कोई नहीं है, ठीक है। ऐसा तो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे, ठीक है, तो कोई बोले कि भाई इंस्टीट्यूट से सारे पढ़ाई हुए ही नहीं आई है, यहीं से पढ़ाई हुआ रहा है, ठीक है। इसलिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, इसी के भरोसे नहीं रहना है या किसी के भी भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि थोड़ा बहुत ये सब एक मार्गदर्शन है, ठीक है, कि आपको ऐसे करके देखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि किताबों में से जो नई नई चीजें हैं उनको देखना है और उसको अपने नोट्स में ऐड करते जाना है, अपने आप को और अपने खुद को भी और अपने नोट्स को तुम्हारे क्या करना है, अपडेट क्या करना है, अपडेट। अपडेट नहीं करोगे तो फिर पिछड़ जाओगे आप लोग, ठीक है। इसलिए पहले कह रहा हूँ कि आपको अपने उसमें नोट्स को ऐड करते जाना है। अब थोड़ा इसमें देखो प्रशासन, क्या देखो, प्रशासन। अब प्रशासन उस टाइम पे कैसा था, देखो प्रशासन का, अगर अभी देखो अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो अभी हमारे उसमें सबसे बड़ा तुम्हारे पास क्या देश है, ठीक है, फिर तुम्हारे पास क्या है, राज्य है, ठीक है नहीं, फिर तुम्हारे पास क्या है, मंडल है, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, फिर तुम्हारे पास क्या है, जिलों में बटे हैं जिले, फिर तुम्हारे पास उप जिलों या खंडों में, जिसे हम तहसील कहते हैं, ठीक है, विकास खंडों में बटे हैं, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्षेत्र पंचायत, फिर तुम्हारे पास ग्राम प्रधान पंचायत लेवल की, ठीक है। तो उस टाइम पे सबसे बड़ा तुम्हारे पास कौन था, प्रशासन में सबसे बड़ी तुम्हारे थी गढ़, जिसे हम कहते हैं गढ़पति, क्या कहते हैं, गढ़पति। और गढ़पति का तुम्हारा मुख्य तुम्हारे पास कौन था, राजा, कौन था, राजा था, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी तुम्हारे कौन थी, मंडल, कौन थी, मंडल। और मंडल के सबसे बड़े अधिकारी कौन, क्या कहते हैं, कमीन, कमीन नहीं है, कमीन, क्या कहते हैं, कमीन कहते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारे पास अगर हम उस देखो ना, समझना है बिल्कुल ढंग समझना है, ये हमारे कोई राज्य है, ठीक है। उत्तराखंड में तुम्हारे पास ये चला हमारा परमार, क्या चला है, परमार। इस पूरे को हम ये करें गढ़, क्या कह रहे हैं, गढ़। और इस पूरे गढ़ का तुम्हारा राजा तो कौन था तुम्हारे पास, गढ़पति, जिसे हम कहते हैं राजा, क्या कहते हैं, राजा। ये गढ़ों अलग अलग, सपोज मैंने कहा कि दो मंडल में, किस में, दो मंडल में बटाए, तो इन दो अलग अलग मंडलों का जो तुम्हारे पास सर्वोच्च अधिकारी हुआ उसे हम क्या कहते हैं, कमेंट। और जो तुम्हारे पास ये एक मंडल होगा, सपोज यार कोई मंडल बड़ा है तो तुम्हारे पास दो में बटा होगा, या फिर एक दो तीन, एक दो तीन चार, किसमें बटा होगा, चार परगनों में बटा होगा। मतलब कि चार परगने मिलकर तुम्हारे पास एक बनाते हैं, मंडल बनाते हैं, ठीक है। तो जैसा अभी है ना हमारे पास, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कितने जिले हैं, 13 जिले हैं, ठीक है। और सात सात जिले कहाँ है तुम्हारे पास, इस वाले मंडल में, गढ़वाल मंडल में। और 6 जिले तुम्हारे पास कहाँ है, कुमाऊं मंडल में। तो वैसे उस टाइम पे हुआ था, उस टाइम पे तुम्हारे पास मंडल को किसमें बटा था, माने परगने में, किस बांटा था, परगने में। और इस एक परगने के अधिकारी को हम क्या कहते हैं, फौजदार। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, किसे कहते हैं, फौजदार को, ठीक है, ठीक हो गया। फिर तुम्हारे पास कौन है, पट्टी। अब ये परगने भी तुम्हारे पास किसमें बटे होंगे, पट्टियों में बटे होंगे। और पट्टी के तुम्हारे पास जो मुख्य थे उसको कहते हैं हम, उससे कहते हैं हम फौजदार, फौजदार तुम्हारा थोकदार, क्या था, थोकदार, ठीक है, कंफ्यूजन होने, फौजदार फिर थोकदार। थोकदार करते हैं हम पट्टी को, मतलब कि दो तीन गांव मिलाकर एक पट्टी बनती है, और दो तीन पट्टी मिला के परगना बनाते हैं, और दो तीन परगना बना के मंडल बनाते हैं, और मंडल आपस में तुम्हारे क्या बनाते हैं, गढ़िया राज्य को बनाते हैं। और तुम्हारे पास जो गांव था उसका तुम्हारा मुख्य तुम्हारा कौन था, सयाना। अब देखो जैसे अभी हमारे पास गांव में, गांव का प्रधान तुम्हारा कौन होता है, मुखिया, कौन होता है तुम्हारे पास, मुखिया। ये जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राम प्रधान कहते हैं। उस टाइम पे गांव के मुख्य तुम्हारे कहते हैं, सयाने कहते हैं। और इस सयाने के नीचे तुम्हारे पास कहते हैं उस टाइम पे एक दो और थे, जैसे तुम्हारे पास प्रधान, सुनो तुमने, गांव का प्रधान है हमारे, प्रधान जी कहते हैं, क्या कहते हैं लोग, प्रधान जी कहते हैं। और प्रधान के नीचे तुम्हारा कोटाल, क्या था, कोटाल। और फिर तुम्हारे पास था प्रहरी। इसको थोड़ा ढंग से देना, ठीक है। अब जो तुम्हारे पास यहाँ पे यार ना, अब देखो ये तो तुम्हारे पास गांव का मुखिया है कौन, सयाना तुम्हारे पास हो गया, गांव का मुखिया। उसके नीचे तुम्हारे पास कौन था, प्रधान। इसका तुम्हारे पास क्या काम था, टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है। अब देखो इस गांव में इतने मानवा इतनी जमीन है, ठीक है, इतने सारों के खेत है, एक खेत, दो खेत, तीन खेत, ठीक है। तो इन खेतों से टैक्स लेना तुम्हारा काम, किसका काम था, टैक्स कलेक्ट का काम। और जरूर नहीं है कि इस खेत वाले ने तुम्हारे पास टैक्स ले दिया और इसने
नहीं किया। ये भी जरूरी है कि इस खेत की तुम्हारे पास उपज बढ़िया होगी और इसकी भी बढ़िया होगी, ठीक है। तो मतलब कि किस जमीन से कितना टैक्स आएगा, आएगा या नहीं आएगा, उसको तुम्हारे पास उसका तुम्हारे पास क्या होता, ऑडिट टाइप का, मतलब कि लेखा जोखा, क्या होता उसका लेखा जोखा। और वो तुम्हारे पास किसका काम था, कोटाल का। तो इसमें एक चीज लिख देना कि टैक्स का लेखा जोखा, ठीक हो गया। लास्ट तुम्हारे पास क्या है, प्रहरी। अब आप लोग देते होंगे, जैसे हमारे गांव में क्या हो गया, सपोज हमारे कोई गांव है, ठीक है। माने बात दो परिवारों की या दो पक्ष के बीच तुम्हारे पास क्या होती है, लड़ाई क्या होती है, लड़ाई होती है, ठीक है। कोई लड़ाई होगी, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या होगी, हमारे गांव में हमने बैठा दी थी पंच, क्या बैठा दी थी, जिसे हम कहते हैं पंचायत, क्या कहते हैं, पंचायत बैठा, ठीक है। तो फिर वो लोग इनको आपस में क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जिसकी गलती होगी उसको दंड भी देते हैं और जिसने नहीं किया होगा उसको छोड़ देता है, ठीक है। तो वैसे उस टाइम पे तुम्हारे पास कौन करता है, प्रहरी। प्रहरी के कुल मिलाकर तुम्हारे पास गांव में तुम्हारा किसका काम था, पुलिस का काम, किसका काम था, पुलिस का काम था। किसमें, गांव में, किसमें, गांव में। उसमें देखना भाई इधर उधर कहीं शांति व्यवस्था कोई वो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसी तुम्हारा किसने देखना है, प्रहरी ने, ठीक है। थोड़ा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी तक देखा आपने कि किस प्रकार से यहाँ पे शासन और प्रशासन चल रहा है, ठीक है। अब हमको देखना थोड़ा बहुत कि जो तुम्हारे पास यहाँ पे भूमि थी, मतलब कि भूमि व्यवस्था कैसे थी, ठीक है। जैसे आप लोग आजकल पढ़ते हैं ना, भू कानून क्या है, ठीक है। तो उससे संबंधित हमको देखने की उस टाइम पे हमारे भूमि से संबंधित क्या क्या कानून बने होंगे, कब, परमार वंशों में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो तुम्हारे पास भूमि व्यवस्था थी, जो तुम्हारे पास भूमि था उसका मालिकाना हक तुम्हारा सबसे बड़ा कौन था तुम्हारे पास, राजा। कौन था, राजा। मतलब कि भूमि का तुम्हारे पास भूपति या भूमि का मालिक तुम्हारा कौन था, राजा, ठीक है। अब जो उस टाइम पे तुम्हारे पास भूमि है वो तुम्हारे पास दो प्रकार से, कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक तुम्हारे पास दान की भूमि और एक तुम्हारे पास राजस्व भूमि, मतलब कि वह भूमि जहां से हमको राजस्व मिलता है या टैक्स मिलता है, पैसा मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, राजस्व भूमि कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा दान भूमि है वो हमारे पास तीन चार चीजों से दी जाती है, ठीक है। मतलब कि अगर किसी, मतलब देखो अब पहले तुम्हारे पास क्या है, गुट भूमि, क्या है, गुट भूमि किसे जाती है, जो तुम्हारे पास मंदिर है, क्या है, मंदिरों के लिए, किसके लिए। अब आप लोगों ने देखोगे तुम्हारे गांव में भी कहीं पे मंदिर बने हुए, ठीक है। तो वहां पे भी किसी न किसी की जमीन रही होगी, ठीक है। नहीं कहते ये जो हमारा मंदिर हमारे खेत में है, ठीक है। तो अगर कोई राजा किसी मंदिर को कोई भूमि दान देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गुट भूमि, क्या कहते हैं। एक तुम्हारे पास है सदावर्त, क्या है, ये है मंदिरों के, इसे कंफ्यूजन हो, ठीक है, मंदिरों के प्रशासन के लिए, ठीक है। अब देखो सपोज है, मैंने कहा सपोज है हमारे क्या है, कोई मंदिर है, क्या है, मंदिर है, ठीक है। ये हमारा कोई मंदिर है, सिर्फ मंदिर के लिए तुम्हारे पास अगर क्या दे दी, जमीन दान दे दी, उसे क्या कहेंगे हम, गुट भूमि। लेकिन इसके पूरे प्रशासन के लिए अगर कोई जमीन दे दी, प्रशासन बोले तो अब देखो कोई मंदिर होगा, ठीक है, कोई अगर ट्रस्ट होगा, ठीक है, उसमें कोई कोई तुम्हारा ट्रस्ट होगा, ठीक है, कई लोग जुड़े होंगे उसमें, ठीक है, कोई तुम्हारा अध्यक्ष होगा, कोई उसका पंडित हो गया, ठीक है। तो उनके तुम्हारे पास क्या होंगे, तुम्हारे पास यहाँ पे कार्यालय होंगे, क्या होंगे, कार्यालय होंगे। और इस भूमि के लिए अगर कहीं से अगर हमको क्या चाहिए, अनाज चाहिए होगा, ठीक है, उसके लिए तुम्हारे पास क्या क्या करनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी। वो खेती भी किसी न किसी जमीन पर होगी। तो ये पूरे इसके प्रशासन के लिए जितनी जमीन अगर दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सदावर्त भूमि कहते हैं। तीसरा तुम्हारे पास क्या है, रौंद भूमि। रौंद भूमि किसको दी जाती है, जो तुम्हारे पास बहादुर होते हैं, क्या होते हैं, बहादुरी के लिए, बहादुरी के लिए। अब जैसे देखो कोई मैंने कहा था कि कोई सैन्य तुम्हारे पास क्या है, दांव पर अटैक कर रहा है, ठीक है, जैसे माधव सिंह भंडारी है, ठीक है, और जीतू बगड़वाल हो गए। इस इन प्रकार के महान जो तुम्हारे पास सेनापति होते थे, उनको तुम्हारे पास किसके बदले में, वेतन के बदले में जो भूमि दी जाती थी बहादुरी बहादुरी के लिए, उस समय कहते हैं रौंद भूमि, ठीक है। अब एक तुम्हारे पास है संकल्प भूमि, क्या है, संकल्प भूमि, या जिसे हम विष्णु प्रीति भी कहते हैं। जो हमारे पास उस टाइम पे विद्वान थे, कहते विद्वान लोग थे, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। जो कि कोई महान ब्राह्मण हो गया, उनकी मतलब की बुद्धि को देख करके या उनके द्वारा कृत कार्यों को देख करके उनको दी जाने वाली दान में भूमि से कहते हैं संकल्प भूमि, या विष्णु प्रीति कहते हैं। ये तुम्हारे पास क्या है, जागीर। जागीर में तुम्हारे पास क्या है, राजा राजा के कर्मचारी। जो तुम्हारा राजघराने में तुम्हारा जितने कर्मचारी हैं उनको मतलब कि वेतन के तौर पर या उनके द्वारा अच्छे कार्यों के लिए तुम्हारे पास कौन सी दी जाती है, जागीर, ठीक है। ठीक हो गया। अब तुम्हारे पास दूसरा है राजस्व भूमि, ठीक है। वो भूमि जहां से राजा को टैक्स आता है, मतलब कि वहां के सबके लिए टैक्स आता है। तो जो तुम्हारे पास थातवान क्या है, थातवान होता है, ठीक है। थातवान क्या करेगा कि तुम्हारे पास जितनी भी भूमि बची हुई है उसको किस ले लेगा,
डायरेक्ट राजा से लेगा, ठीक है। मतलब कि थातवान का सीधा कनेक्शन तुम्हारे पास किसके साथ था, राजा के साथ है। राजा से इसने जमीन ली और उस जमीन पर तुम्हारे पास एक को उस जिसको दी उसको कहते हैं सिरतान। अब दो प्रकार के होंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, अगर उस भूमि, जरूर नहीं है कि हर भूमि पर तुम्हारे पास क्या होगा, खेती होगी, ठीक है। अगर खेती बाड़ी होती है, कोई चीज का उत्पादन प्रोडक्शन हो रहा है, तो अगर कोई उत्पादन हो रहा है तो उस उत्पादन करने वाले को हम क्या कहते हैं, खाईकार। क्या कहते हैं, खाईकार। लेकिन आप लोग अभी देखोगे जैसे कोई जमीन है, ठीक है, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, कोई वहां पे मैन्युफैक्चरिंग काम हो रहा है, ठीक है, वहां पे कोई उत्पादन हो रहा है, लेकिन वहां पे कोई कंपनी काम कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें कि कोई उत्पादन, मतलब कि यहाँ पे जैसे कोई चावल हो गया, गेहूं हो गया, उस प्रकार से नहीं हो रहा है, लेकिन किसी चीज का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, मतलब कि पैसे को बदले, किसके बदले में, उसके बदले तुम्हारे पास अगर राजा को तुम्हारे पास के देते हैं, पैसे देते हैं, मतलब कि नकद देते हैं, उस समय क्या कहते हैं, सिरतान कहते हैं। देखो अब ये आज जो तुम्हारे पास उत्पादन वाली चीज देगा, जैसे उत्पादन का 1/2 भाग, जिसे हम अधेल कहते हैं, वो तुम्हारा कौन देगा, खाएकर। खाएकर तुम्हारा किसको देगा, थातवान को। और थातवान किसको देगा, तुम्हारे पास राजा को, ठीक है। दो प्रकार के हमारे पास है, एक तुम्हारे पास सिरतान है, एक तुम्हारे पास खाएकर है। सिरतान तुम्हारे पास क्या देगा, हमेशा नकद देगा, लेकिन खाएकर तुम्हारे क्या देगा, उत्पादन का 1/2 देगा, ठीक है। अब एक तुम्हारे पास थोड़ा इसमें एक चीज नोट करना, कहनी क्या है, कहनी। कहनी तुम्हारे कहते हैं कृषि विहीन कृषकों को। अब देखो इन्होंने तो थातवान से ली, सिरता ने किसे ली जमीन, थातवान से। थातवान ने किसे ली, तुम्हारे पास राजा से। और खाईकर भी किसकी जमीन पे काम कर रहा है, थातवान की जमीन पे काम किया, ठीक है, लीज पे लिया वो इसने भी, तभी तो इसमें प्रोडक्शन कर पा रहा है। लेकिन कई हमारे पास ऐसे कृषक थे जिनके पास तुम्हारे पास की नहीं थी, भूमि नहीं थी, ठीक है, उनके पास क्योंकि खरीदने के लिए भूमि थी नहीं, पैसे थे नहीं, तो इसलिए तुम्हारे पास इन सिरतानों या खाईकरों की उस पर तुम्हारे पास क्या कर दे, रोजगार क्या कर दे, रोजगार करते थे, और उसके बदले ये इनको तुम्हारे पास पेमेंट करते थे। इनको हम क्या कहते हैं, कैनी। क्या कहते हैं, कैनी, ठीक है। और थोड़ा हमारे पास ये भी हो गया, ठीक है। और लास्ट हमारे पास थोड़ा सा कर देखो, बहुत सारे कर है, ठीक है। उस टाइम पे जो तुम्हारे पास परमार चलते, उस टाइम के पुराने जमाने के जो तुम्हारे पास राजवंश थे, उनको एक आता है इतिहासकार, मतलब कि उनको एक पहले टाइप लिखते हैं कि 32 कलम, क्या 32 कलम और 36 रकम। ये चीज आप लोगों ने लिखी हुई चीज, ठीक है, 32 कलम 36 रकम, ठीक है। मतलब कि 32 चीजें तो लिखी हुई चीज है कि इन पे टैक्स देने देने हैं, लेकिन 36 क्या तुम्हारे पास रकम है, ये फिजूल के हैं सारे। मतलब कि कोई कुछ मांग रहा है, कोई कहीं से मांग रहा है, ठीक है। या देखो कोई शादी कर रहा है तो उसमें टैक्स बढ़ा, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे गाँव में, ठीक है, गाँव में, ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने शादी कर दिया, कोई आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान का कार्य हुआ, ठीक है, धार्मिक कार्य हो गया, तो आप लोग क्या करते हैं कि किसी के लिए किसी को मिठाई देते हैं, किसी को कुछ देते हैं, ठीक है, तो हमारी परंपरा चल जा रही है, ठीक है। तो मतलब कि ये 36 प्रकार के हैं, क्या है, 36 प्रकार के तो हमारे पास क्या है यहाँ पे कर है, ठीक है। तो जिसमें से कि 2-3 इंपॉर्टेंट है, इस बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग अपने किताब में दे लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तुम्हारे पास डांट कल क्या है, डांट कर, ये तुम्हारे पास दंड के बदले क्या देना पड़ा उसको, दंड देना पड़ा। जैसे किसी ने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, तो उस क्राइम के बदले उसको कारागार में न डालते हुए, या फिर उसको दंड के बदले तुम्हारे पास क्या करते थे, उससे वसूली करते, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डांड कर। एक है तुम्हारे पास ओताली, क्या है, ओताली, जो पुत्र विहीन की संपत्ति पर लगने वाले कर को। जैसे किसी कोई पुत्र है नहीं, तो उसकी जमीन को कोई ना कोई करेगा ना, तो जो उसकी जमीन को लेगा, उस जमीन पर लगने वाले टैक्स को हम क्या कहते हैं, ओताली। क्या कहते हैं, ओताली। ये है कटक, है, ठीक है, क्या है, कटक, मतलब क्या तुम्हारा सेना, क्या होता है, सेना। तो सेना के लिए लिया जाने वाला कर। अब जैसे अभी हमारे पास सेना है ना, तो सेना का पैसा तुम्हारे पास कौन देता है, सरकार। सरकार पैसा कैसे लेती है, टैक्स जनता से तो लेती है ना, हमारे पैसे से तो चल रहा है हर चीज, है नहीं। तो उस टाइम भी सेना के लिए लिया जाने वाला कर तुम्हारा क्या था, कटक था। फिर एक तुम्हारा है मोकर, क्या है, मोकर। प्रति परिवार 2 रुपए, कितने रुपए, 2 परिवार दिया जाने वाला कर तुम्हारे पास क्या है, मोकर। एक तुम्हारे पास तिहार कर, क्या है, उत्पादन का 1/3 भाग क्या है, देखो 1/3 मतलब, देखो 1/3 मतलब 33%, 1/3 मतलब 33% होता है, क्या होता है, 30%। मतलब कि जैसे देखो, मान भाई रोटी है, ठीक है, रोटी है, तुमने एक रोटी का उत्पादन किया, ठीक है, इसके तुम कर दो 3 भाग, कितना भाग कर दो, जैसे मैंने इसे कर दिए एक, ये कर दिया मैंने, एक भाग 2 भाग और 3 भाग। मैंने प्रोडक्शन किया कितने का, 3 चीजों का, कितना किया, 3 चीजों का। और 3 में से मैंने क्या कर दिया, एक दे दिया, क्या कर दिया, एक दे दिया। तो 3 में से एक भाग दे देना, मतलब 1/3। 3 का कितना भाग, एक भाग। तो 1/3 भाग हमको किसको देना पड़ता, सरकार को। कितना देना पड़ता है, उसको हम कहते हैं तिहार का। क्या कहते हैं, तिहार का। अगर आएगी परमाणु में उत्पादन का कितना प्रतिशत क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, तो कितना देना पड़ता है, 1/3 भाग। फिर देखो झूलिया कर, नदी के पुलों पर लगने वाले कर को, ठीक है। मतलब कि जैसे ये कोई नदी आ रही है, ठीक है, ये कोई तो क्या बह रही है तुम्हारे पास, नदी बह रही है, ठीक है, और इस नदी को पार करने के लिए तुम्हारे पास क्या लगाएगी,
फुल लगा है, और यहाँ पर एक सैनिक होगा, यहाँ पर एक सैनिक होगा, अगर यहाँ से इधर जाकर एंट्री करेगा तो इससे तुम्हारे पास क्या पड़ता, टैक्स पड़ता, उस हम क्या कहते हैं, जूलिया कर, क्या कहते हैं, जूलिया कर। एक तुम्हारे पास टीका कर, शादी और विवाह पर लिया जाने वाला कर। माना किसी की शादी हो रही है, कहीं तुम्हारे पास कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, कुछ भी तुम्हारे पास हो रहा है, ऐसे कार्य हो रहा है, ठीक है, मांगलिक कार्य हो रहा है, तो उस पर भी उसको राजा को तुम्हारे पास क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टीका कर। एक तुम्हारे पास है छूट कर, तलाक लेने पर, जैसे अगर किसी का तलाक हो रहा है तो उस तलाक को देने के लिए भी तुम्हारे पास क्या देना पड़ता, टैक्स देना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छूट कर। एक तुम्हारे पास थायर कर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे हम कहते हैं चुंगी या सीमा कर, ठीक है। उस टाइम मैंने कहा था ना कि जैसे कोई राज्य है, ठीक है, जैसे अभी आप लोग देते होंगे, जैसे आप लोग किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, ठीक है, जैसे आप उत्तराखंड को, आप तुम्हारे पास कहाँ जाओगे, यूपी में, कहाँ जाओगे, यूपी में, तो वहाँ पे तुम्हारे पास क्या करता है, वहाँ पे टोल टैक्स करता है, वहाँ पे तुम्हारे पास मतलब कि दूसरे राज्य एंट्री के लिए तुम्हारे क्या होता है, टैक्स पड़ता है, ठीक है। ठीक हो गया, उस समय क्या कहते हैं, चुंगी कर या सीमा कर, क्या कहते हैं, सीमा कर, ठीक है, कस्टम टैक्स। फिर तुम्हारे पास है बहता कर, बहता कर है तुम्हारे पास छिपाई हुई संपत्ति पर, ठीक है। अब जैसे किसी ने संपत्ति छिपा रखी है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक मनी, क्या कहते हैं, ब्लैक मनी, ठीक है, जिस मनी पर तुम्हारे पास टैक्स देगा, और किसी ने अपनी संपत्ति को सिराने के नीचे छुपा रखी है, ठीक है, किसी ने जमीन के नीचे छुपा रखी है, ठीक है, तो अगर वो कभी पकड़ा गई तो उस पर तुम्हारे पास क्या पड़ता है, टैक्स पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बहता कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहता कर, ठीक है। ठीक हो गया। तो हमने शासन प्रशासन पूरा देख लिया है, और परमार वंश हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जिसको जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, पहले शुरू से लेकर अभी तक देखें, 15-16 वीडियो बन गई है, और परमार वंश से संबंधित जितना भी हमसे हो सका हमने क्लियर किया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी भी मैं नहीं कह रहा हूँ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर हमको लगता है कहीं पे अपडेट करना है, कोई नई चीज़ देखने को मिलती है, तो हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे, और आप हमारे साथ बने रहिए। और आई होप आप लोगों को आज क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ा समय का अभाव है, आज के लिए जय हिंद।